सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान सलमान मिर्जा। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान एक बार फिर से मुल्क की सियासत में काफी सरगर्म नजर आते हैं। गुज़िश्ता रोज वो शहर कायद कराची आए थे। आज उन्होंने सुबह के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू भी की। अपनी गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान का कहना था कि सिर्फ एक अंडे को हटाने की जरूरत नहीं है, पूरी टोकरी खराब है। और इसी तरह के बयानात हमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी देखने को गुज़िश्ता 10 रोज में मिल रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी जो कि साबिक वज़ीर आज़म है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने भी बात कही कि -1 से अब कुछ नहीं होगा, अब सबको ही माइनस होना होगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत की नाअहली की मुस्तकिल बात करती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना फजल रहमान आज से पहले जब मुल्क की सियासत में सरगर्म हुए थे तब उन्होंने इस्लामाबाद में धरना दिया था। यहां से जाने से पहले जब यानी धरना दे रहे थे उससे पहले भी उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की थी। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों से बातचीत की थी, दोनों को लूप में लिया था, कई मुलाकातें हुई थी और काफी हद तक मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान का जो प्लान था उससे इत्तेफाक भी कर रही थी। कुछ का ख्याल यह था कि हम डी चौक की तरफ नहीं जाएंगे, हम महाजरा नहीं करेंगे, हम धरना नहीं करेंगे, लेकिन जो आपका मोटिव है, जो आप चाहते हैं, उसमें हम आपको मोरली सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर अजराह मज़ाक एक बात कही जाती है कि जब मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद पहुंचे और वहां से उन्होंने फोन किया मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन लोगों को जिनसे मुशावरत करके वो इस्लामाबाद गए थे, तो उनका फोन फिर बंद आने लगा। मौलाना फजल रहमान तनहा रह गए। कुछ दिन उन्होंने धरना दिया, लेकिन फिर धरना खत्म करने का उन्होंने ऐलान कर दिया और यह कहा कि अब ये धरना खत्म हुआ है, लेकिन अब ये तहरीक आगे बढ़ेगी। हमारे पास ए से लेके जेड तक प्लान है, हम तमाम शहरों में धरने देंगे, शाहराहों पर धरने देंगे। और हमने देखा कि कुछ दिनों तक ऐसा हुआ भी, लेकिन फिर रात गई बात गई वाली सूरत हाल भी देखने में आई। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान एक बार फिर से सरगर्म हुए हैं, एक बार फिर से अपोजिशन जमातों को यकजान किया है, एक तरफ लेकर आए हैं और अब फिर से वही बात हो रही है कि इस हुकूमत को 5 साल टिकने नहीं देना है, क्योंकि अगर 5 साल टिकी तो ये पाकिस्तानी कौम के लिए बदकिस्मती होगी और मामला मजीद खराब हो जाएंगे। एक स्टोरी हमारी ये है। दूसरी स्टोरी कोरोना केसेस की बात करेंगे। कोरोना केसेस में अब कमी आ रही है या टेस्टिंग कम हो रही है, क्या हो रहा है, इस हवाले से बात करेंगे कि पंजाब में कोरोना टेस्ट कम कर दी गई है या फिर जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात की गई है, जो हुकूमत की जो पॉलिसी है, क्या उसमें अब बेहतरी आ रही है। तीसरी हमारी स्टोरी होगी कि आज ही के रोज 1 साल पहले हमारे पुराने साथी, करीबी दोस्त मुरीद अब्बास को शहीद कर दिया गया। आदिल जमान जिनकी फुटेजेस मौजूद हैं, CCTV फुटेजेस मौजूद हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, हर चीज़ सामने है। 1 साल हो गया, ये केस कहाँ तक पहुँचा। उनकी जो बेवा है ज़ारा अब्बास, क्या इस सारी कार्रवाई से अभी तक जो हुई है इन मुल्ज़मान के खिलाफ, क्या उससे मुतमईन नज़र आती हैं या फिर नहीं नज़र आती हैं। आज भी उन्होंने कराची प्रेस क्लब में एक एहतजाज भी किया था, उस एहतजाज में उन्होंने गुफ्तगू भी की थी, वो भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगी। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में उनसे जानेंगे कि वो क्या मुतमईन है अभी तक की तहकीकात, तफ्तीश और अदालती कार्रवाई से या फिर नहीं। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अपने पैनलिस्ट, हमारे जो इस वक्त मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लतीफ़ खोसा, साबिक गवर्नर पंजाब भी हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और आगे जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं कंवल शौज़ब, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी। और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे दानियाल चौधरी साहब से। दानियाल चौधरी साहब, अब आप मौलाना फजल रहमान के साथ हैं, क्योंकि माजी में जब देखा था कि धरना जब दिया जा रहा था तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो साथ तो थी लेकिन साथ नहीं भी थी, समझ नहीं आ रहा था, एक कन्फ्यूजन थी। लेकिन क्या अब साथ है मौलाना फजल रहमान? अगर कोई प्रपोजल रखेंगे, आप शायद खाकान अब्बासी भी कहते हैं कि अब -1 नहीं होगा, सबको माइनस करना होगा, तो जो प्रपोजल रखेंगे क्या आप एक साथ हैं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि अपोजिशन यक ज़बान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने पहले एक चीज़ कही कि जब मौलाना फजल रहमान आए तो हम या हमारी पार्टी की क़ियादत उनके लिए अवेलेबल नहीं थी। मैं ख़ुद रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ता हूँ और यहाँ से ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और उस कॉन्स्टिट्यूंसी से कुछ ही किलोमीटर दूर मौलाना फजल रहमान का धरना था। हमारी पार्टी ने, हमारे वर्कर्स ने और हम तमाम लोगों ने अपनी भरपूर शिरकत की थी। वो हमारे पार्टी के सीनियर लीडरान थे, उन्होंने तकरीरें भी की और उस चीज़ का उसका हिस्सा भी बने। देखिए, जहाँ तक बात थी हुकूमत को गिराने की, तो शायद उस वक्त हम तैयार नहीं थे और हमारा ये नैरेटिव भी नहीं था, और शायद आज भी थोड़ा मुख्तलिफ है। और वो इसलिए है
कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि ये हर आने वाले दिन में अपने बनाए हुए स्कैंडल से एक्सपोज हों। हम चाहते हैं कि वो BRT का हो, जो केस हो, जो पिछले 7 साल से चल रहा है, जिस BRT को इन्होंने 21 अरब में बनाना था वो 100 अरब से इंक्रीज़ कर गई। उसको बनाना, तोड़ना, फिर जोड़ना, फिर जोड़ के फिर तोड़ना, और फिर तोड़ के अपनी मशावरत करके फिर बनाना और फिर तोड़ना, इस चीज़ों को लोग बार बार देखें। जो कंटेनर्स में वादे किए थे खड़े होकर, जो उन्होंने कहा था कि हमारे पास 3000 इकोनॉमिस्ट हैं, हम इस मुल्क की मईशत को बदल देंगे, वो लोग देखें कि किस तरह झूठ बोले थे। जब इन्होंने कहा कि हम डॉलर को किस तरह कर्टेल करेंगे, कि हम चाहते हैं कि लोग देखें इन्होंने क्या झूठे वादे किए थे। जब इन्होंने कहा था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, और वादे किए थे अवाम के साथ कि हम आप के पैसों से इस मुल्क को चलाएंगे और इस मुल्क में टैक्स कलेक्शन बढ़ाएंगे, हम इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स लेके आएंगे, गरीबों को घर देंगे, रोज़गार देंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे। हम उन तमाम चीज़ों में इनको चाहते हैं कि एक्सपोज हो, और हर आने वाले दिन ये रोज़ एक्सपोज होते हैं। अगर आज हम इनको उस टाइम गिरा देते तो ये सियासी शहीद बन जाते। ये लोगों के पास, इनके पास एक नैरेटिव आ जाता और कहते कि हमें इन्होंने गिरा दिया, हमें मौका नहीं मिला। आज 2 साल गुजरने के बाद भी 1 मेगावाट प्रोड्यूस नहीं कर सके। जब कहते थे कि बिजली फालतू प्रोड्यूस हो गई है, उसके रेट ज़्यादा हैं, फिर भी लोड शेडिंग हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक नैरेटिव, एक चीज़ जिससे उन्होंने डिसएग्री किया था, आज उसी चीज़ों को ये आगे लेके जा रहे हैं, या अपने उन नैरेटिव्स के ऊपर सिफर हो गए हैं, फेल हो गए हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनको सियासी शहीद तब नहीं बनना देना चाहती थी। लेकिन देखें आज जहाँ जिस चौराहे पे आज खड़े हो गए हैं, जहाँ हम पहुँच गए हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो ये सियासत है। और जब पाकिस्तान की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की मईशत की बात करते हैं, जहाँ लोग, अवाम और जो अब खुशहाली है, तो ये मुल्क है और आगे चल सकता है। आज ये हाल हो गया है कि इनके पास पाक फ़ौज की तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। ये हाल हो गया कि गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहों में कमी करनी पड़ी है। आज ये हाल हो गया कि अपने चीनी, आटा और तमाम ऑयल के जो माफियाज़ हैं और जो इनको ब्लैकमेलर्स हैं, इनके बाएं और दाएं साइड पे बैठे हुए हैं और इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये कुछ कर नहीं सकते। तो हम चाहते हैं कि एक्सपोज हो, और इंशाअल्लाह इस दफ़ा जो ग्रैंड ऑपोजिशन का लाए अमल होगा वो बड़ा मुस्बत होगा, और वो इस तरह होगा कि ये लोगों के सामने एक्सपोज भी हों और ये खुद घर जाने पे मजबूर हों, क्योंकि वोट की ताकत जो है, जो इनको झूठी वोट अच्छा दानियल साहब, आए हैं, आपकी बात से मैं इस हद तक इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि जब इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों ने शुरुआत का इजहार किया था, लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीग नून के सरबराह या उनके कायद मियां नवाज शरीफ की जानिब से बयान सामने आया था, और ये कहा जा रहा था कि हम इनको सियासी शहीद नहीं करना चाहते, ये अपनी नाअहली से खुद डूबेंगे। ये बात अभी भी आप दोहरा रहे हैं, अभी जो आपने गुफ्तगू की उसमें दोहरा रहे हैं। लेकिन द पॉइंट इज, मेरा मसला ये है, मेरी बात ये है कि आप जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह पर, क्योंकि आपका नैरेटिव दोहरा रहा है। पहले आप कह रहे थे वोट को इज्जत दो, फिर आपने कहा कि अभी हम तो सियासी शहीद नहीं बनने देना चाहते। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो हल्का है, जहाँ पर इक़्तिदार है, जहाँ पे जो फैसले करते हैं, जो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज़ डिसाइड करते हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि कहाँ से हो रही हैं, कौन कर रहा है, मियां नवाज शरीफ या मियां शहबाज शरीफ, लेकिन पॉलिसी डिसाइड हो क्या रही है? मौलाना फजल रहमान का साथ देना है, अपोजिशन के साथ रहना है, क्योंकि अपोजिशन पीपल्स पार्टी भी उसमें इंक्लूडेड है, JUI भी उसमें इंक्लूडेड है। वो ये शिकवा करते हैं कि जब मुस्लिम लीग नून से बात की जाती है तो वो हामी तो भरते हैं, लेकिन एंड टाइम पे पीछे हो जाते हैं। देखें, पार्टी के आज लोकल मामलात और चीज़ें और पार्टी के हेड हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने कभी भी अपने भाई के या मियां नवाज शरीफ के जो पार्टी के सरबराह हैं, बानी हैं, इस पार्टी को चलाने वाले हैं, उनके नैरेटिव से कभी ना डिविएट हुए ना होंगे। और हमेशा जो नैरेटिव मियां नवाज शरीफ का होगा वो तमाम पार्टी का होगा। इस पार्टी का लीडर ये है, इस पार्टी में जितने लोगों को आज अगर मैं 1 लाख वोट लेके बैठा हूँ तो नवाज शरीफ की वोट है, और इस पूरे मुल्क में एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक एक बंदे को जो वोट पड़ती है वो मियां नवाज शरीफ के नाम पे और उनके बयानिए के ऊपर पड़ती है। और इंशाअल्लाह पार्टी के तमाम लीडर्स, शहबाज शरीफ समेत जितने भी हेड्स हैं, वो एक पेज के ऊपर हैं, और उनको यही है, नैरेटिव ये है कि जो ये इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, ये जो नलायक हुकूमत है, जिनके पास कोई पॉलिसीज नहीं है, कि लोगों को रोज गुमराह करते हैं। अच्छा, कोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उस्मान बसरा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी बात करेंगे। चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। कोसा साहब ये बताइएगा, अपोजिशन
की नाअहली है या बदकिस्मती है, हुकूमत की खुशकिस्मती है? क्योंकि अगर मैंने ये जो सूरत हाल है वो अगर नोटिस की जाए, उसको देखा जाए, बजट अप्रूव कराना था, एक दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने इशाइया दिया था और उस वक्त एक ही बात ज़ेर बहस थी कि जो इत्तेहादी हैं उनको मनाया जाए, हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है, लेकिन शायद इत्तेहादी नाराज़ हैं वो वोट ना दें। लेकिन फिर हमने देखा कि बजट भी मंजूर करा लिया गया। आज भी हमने देखा कौमी असम्बली के इजलास में एक अजीब सी सूरत हाल रही। क्या ये सारे बयानात आवाम के लिए असम्बली के बाहर देने के लिए हैं, अंदर एहतजाज करने के लिए हैं, या फिर अमलन भी कुछ होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? खोसा साहब के पास मेरी आवाज जा रही है? खोसा साहब मुझे सुन सकते हैं आप? गालिबान खोसा साहब से मेरी आवाज नहीं जा रही है। अच्छा, मैं चौधरी साहब आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। कट कट के आ रही है, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौकिफ है ये बताइएगा। अपोजिशन अब यकजान होने जा रही है, हमने देखा दोबारा से वो सूरत हाल हो रही है जो मौलाना फजल रहमान के धरने से पहले की थी। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर साथ देगी अब JUI का? देखें, आपकी आवाज़ बिल्कुल कट गई है और मुझे कोई आपकी आवाज़ नहीं। अच्छा, खोसा साहब से ज़रा ये कम्युनिकेशन का मसला सॉल्व करें, उसके बाद दोबारा आएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है और हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे सब पहला सवाल बसरा साहब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अपोजिशन एक बार फिर से यकजान होने जा रही है। इससे पहले हमने देखा मौलाना फजल रहमान का धरना भी था, तो क्या अब इस वक्त जो सूरत हाल है, हर तरफ से महंगाई का रोना सामने आ रहा है, डॉलर महंगा है, आटा नहीं मिल रहा है, चीनी का बहरान है, पेट्रोल 25 रुपये महंगा कर दिया गया है। अगर आवाम की बात की जाए तो उनका गम व गुस्सा है। आपको लगता है कि अपोजिशन जो तहरीक चलाएगी उसमें आवाम भी शामिल होगी और उनका दर्द भी शामिल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं अगर आपके सामने अपना दर्द भी रखूँ कि जिस अवाम की बात करके अपोजिशन जिस सारा आपके सामने एक शो करने की कोशिश कर रही है, टेलीविजन के मुबाहसे हो रहे हैं और ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। देखिए, अवाम का जो दर्द इनको है उसको हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम भी तो अवाम है ना जी। हम सबको जो गवर्नेंस का हाल नवाज शरीफ के दौर में था, जो नवाज शरीफ के ऊपर इल्जामात लगे और जिसके ऊपर उनको सजा हुई। अब देखिए, आखिर हम जो सियासत के तालिब इल्म हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर अपोजिशन को दर्द क्या है। देखिए, कोई भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, एहतजाज करें, किसी एजेंडे पे करेंगे ना। अब एक एजेंडा हमारे सबके सामने है, वो पीपल्स पार्टी का एजेंडा तो ये है कि आपको पता है उज़ैर बलोच वाली JIT जो है पब्लिक हो गई है। पूरा पाकिस्तान नुआ कहना है कि पाकिस्तान की फेडरेशन को रिप्रेजेंट करने वाली वंस अपॉन अ टाइम पार्टी तो टेररिस्ट की छतरी निकली। वो तो टेररिस्ट को हार्बर करती रही, वो तो कत्लो गारत करवाती रही। अब क्योंकि कानून ने हरकत में आना है तो इनको APC याद आ गई है। अब दूसरे जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला हुआ है कि ये जो एहतसाब का निजाम है इसको तेज करने के लिए अदालतों को की तादाद को बढ़ाया जाने का फैसला कर लिया गया है ताकि स्पीडी जस्टिस जो है वो हो सके एहतसाब अदालत का। अब उनका मतलब आपको बताइए, 3 महीने के अंदर फैसला करना चाहिए जी। मियाँ साहब नैबज़दा, शहबाज शरीफ नैबज़दा, बेटी नैबज़दा, बेटे नैबज़दा, भतीजे नैबज़दा, दामाद नैबज़दा, सारा खानदान नैबज़दा। अब उनको मसला ये है, अब इनका एक शेर है जो सारी अपोजिशन पे आता है। अब वो मौलाना साहब का मसला क्या है? इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में उनकी पहली दफा दुकान बंद हुई है। इस्लाम की छाबड़ी पे बेचने वाला सौदा जो है सरे बाजार लोगों ने वोट की ताकत से मुस्तरद कर दिया है। अब ये सारे के सारे पाकिस्तान पॉलिटिक्स के रिजेक्टेड लोग एक शेर के तले जमा है और वो शेर में आपकी और सूसा साहब की नजर करता हूँ और दानियाल की, वो ये है कि आंजली मिलके करें आहुजारियां, तू पुकार हाय गुल मैं चिल्लाऊं हाय दिल। अब मसला सिर्फ ये सारी बहाने। आप मुझे बताइए, 5000 अरब रुपए कर्जा अदा किया इमरान खान ने, कर्जा कम कर रहा है इमरान खान, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पाकिस्तान के पासपोर्ट का तकद्दुस बहाल कर रहा है इमरान खान, ब्लास्फेमी कार्टून का जो मुकाबला रुकवा रहा है इमरान खान, कश्मीर के मसले को लेकर जा रहा है, मोदी को जो है वो रिलेट करके पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दिया नेशनलिज्म के साथ इमरान खान, आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस को इंप्रूव कर रहा है इमरान खान, चोरों को पकड़ रहा है इमरान खान, एहतसाब करवा रहा है इमरान खान। इमरान खान के अंदर ये मसला है 5000 अरब के कर्जे की अदायगी हो या करंट अकाउंट डेफिसिट को 0 से ले उठा के मिलियन प्लस चीनी महंगी हो रही है। इमरान खान
पेट्रोल महंगा हुआ इमरान खान, अद्वियात महंगा हुई इमरान खान, डॉलर महंगा हुआ इमरान खान, हर तरफ महंगाई है इमरान खान। इसका भी जवाब दें। मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे दोबारा ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर पंजाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर मेरी खोसा साहब आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। सर ये बताइएगा, आप ये जो जीआईटी रिपोर्ट सामने आई है, ये सारे मामला उज़ैर बलोच के हवाले से आप लोग मुतहर्रिक हुए या फिर वाकई में अवाम का दर्द है आपको? देखें, हमने तो खुद इसको जो है पब्लिश, ऊपर हमारे ऊपर कोई ऐसी तो बंदिश नहीं थी, हमने तो खुद तीनों रिपोर्ट्स पब्लिश किए हैं, लेकिन क्यों इस पर अमल नहीं हो रहा है? देखिए, ये अमल तो करना था, वफाक ने करना था, क्योंकि जब उस वक्त तो आईनी तरमीम भी कर दी गई थी और जेआईटी की रिकमेंडेशन ये थी कि इसको जो है मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाए, उज़ैर बलोच के केस को जो 198 कत्लों को खुद तस्लीम कर रहा है, तो बलोच को किसने कहाँ कब से क्यों कर रखा हुआ है, मुझे बताइएगा। और मिलिट्री कोर्ट तो तब तक जो है वो अपना मुद्दत पूरी करके ख़त्म भी कर दिया गया उनको, तो कौन उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा किसके पास, उनकी ज़ौजा मोहतरमा किसकी काबीना की जो है वज़ीर है, इस वक्त फेडरल मिनिस्टर है, उनका बेटा एमपीए किस पार्टी में है, जीडीए के वो क्यों कर जो है मरकज़ी रुकन है और वो एलाइज़ हैं हुकूमत के बहुत मजबूत, तो क्यों कर जो है वहाँ उसको जो है नहीं करते? हमने तो पब्लिश कर दी है रिपोर्ट, करें उस पर अमल। और बल्दिया में जिसमें जो है सैकड़ों लोगों को जुलूस के मार दिया गया एमक्यूएम के सिर्फ भत्ता ना देने पर, वो एमक्यूएम किसके साथ है, किसके एलाइज है? वो आज गवर्नमेंट के में बैठे हुए हैं, हुकूमत के एलाइज हैं। अरे बाबा पकड़ो उनको, करो कैफरे किरदार तक पहुँचाओ। कौन, हमने तो खुद पब्लिश कर दिया है, करें ना, इंसाफ दें लोगों को। अगर तो ये सूबाई हुकूमत की दस्तरस में होता तो हम ज़रूर करते, ना तो ये कोर्ट्स जो है एंटी टेररिज्म कोर्ट्स जो है सूबे के मातहत हैं, और ना ही ये जेआईटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन सूबे के मुताल्लिक थी कुछ भी। और जो मुस्तनद रिपोर्ट आई उसमें तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का या मोहतरमा फरियाल बीबी का नाम तक भी नहीं है। तो ये पता नहीं किस चीज में जो है ये उसको एक्सप्लॉइट करके जीआईटी जो दो सामने आ रही है, एक तो ये भी है ना, एक में तो सियासतदानों का भी जिक्र है, लेकिन उसके वाले से वो अभी मंजर आम पर नहीं लाई जा रही, उसकी मजीद तहकीकात की जा रही है। अभी तो उस मामले का भी है ना, अभी एक जीआईटी जो सामने आई है उसमें उज़ैर बलोच ने जो जो कारनामे अंजाम दिए हैं उसकी लिस्ट है। हाँ, तो कब कौन तफ्तीश कर रहा है? क्या ये साल पर 10 साल से ये तफ्तीशी अमल में हो रहा है? क्या वो जो है ये ट्रायल अनएंडिंग जो है चलता रहेगा? कल भी मैंने जो चीफ जस्टिस साहब से ऑर्डर करवाया है, ये 20 साल से जो है मुकदमात 1226 मुकदमात जो हैं वो भी ज़ेरे इल्तवा हैं, और उन पर भी डॉर्मेंट का लफ्ज़ लिख के वो भी किसी तरफ नहीं जा रहे हैं, और उसको भी सिर्फ चंद केसेस जो है ऑपोजिशन को अंदर करके और ऑपोजिशन के खिलाफ फौरी हरकतें करके, और वो जो है अखबारों की जीनत और मीडिया की जीनत और उनका जो है किरदार कुशी तसलसल और तवातर से की जा रही है। जो 1226 मुकदमात पड़े हैं उनके लिए चीफ जस्टिस साहब ने कहा है 120 जजेस और लें, वो तो नहीं करते हैं हुकूमत का जो काम है, और सिर्फ जो है ऑपोजिशन को टारगेट किया हुआ है। अभी इनकी तकरीरें सुने तो ये कहेंगे सारी चीज़ों की जो है वो एक इमरान खान ने अपने ऊपर बोझ लिया हुआ है। अरे बाबा, हम कहते हैं खुदारा अपना बोझ ये उतार दो, तुम इस अहल नहीं हो तो मुल्क को तबाही के दहाने पर तो पहले ही ला के खड़ा कर दिया हुआ है। अभी ज़रा आप देखिएगा 2-3 माह बाद जब कोरोना सबसाइड होता है तो आपकी मुआशी बदहाली का वो आलम होगा कि यहाँ पाकिस्तान की अवाम सियासतदानों से आगे निकल जाएंगी और वो सड़कों पर होंगे, और पीटीआई वाले ये बाहर नहीं निकल सकेंगे, मुंह नहीं दिखा सकेंगे, ये शक्ल नहीं दिखा सकेंगे, ये बाज़ारों में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि लोग इनके गिरबान पकड़ेंगे कि महंगाई इतनी है कि लोगों का जीना 2 बार हो गया है, तनख्वाहों में तो वैसे ही कोई गुजारा नहीं कर पाएगा, तो फिर ये क्या करेंगे? और ठीक है, खुद मेरे साथ मौजूद रहेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा है हमारे साथ मौजूद हैं, कंवल शौज़ब साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अच्छे बताइएगा कंवल साहिबा, एक बार फिर से अपोजिशन यकजान होने जा रही है, एक तरफ होने जा रही है, हुकूमत के खिलाफ महाज गर्म करने जा रही है। आज भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सूबे के हवाले से हुई, वफाक के हवाले से भी इंदिया दे दिया कि जल्दी होगी, और एक बार फिर से अपोजिशन की जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं वो हुकूमत के खिलाफ सफायरा हो जाएंगी, और बुनियादी वजह महंगाई नजर आ रही है, बेरोजगारी नजर आ रही है, कीमतों में इजाफा नजर आ रहा है। हर चीज़ जिसकी इंक्वायरी होती है उस इंक्वायरी के बाद उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है।
तो आप समझती हैं कि ये जो अब अपोजिशन तहरीक चलाएगी वो कामयाब हो सकती है, वो मौलाना फजल रहमान के धरने की तरह नाकाम नहीं होगी? और मौलाना फजल रहमान ने इस बात कभी आज एक बात की है कि उसके नताइज कोरोना की वजह से नहीं आए, वरना उसके नताइज भी आ जाते। थैंक यू वेरी मच सलमान। देखिए, ये हमेशा ABC हो तो ठीक होता है, APC हो तो गलत होता है, इसके तो ऑर्डर ही आउट है। इस पे मैं क्या बात करूं, ये APC हमेशा होती है, होती रहेगी, 3 साल 2 महीने अगले भी होगी, और शौक से करने जिन्होंने जो भी करना है, क्योंकि इसका कोई एजेंडा नहीं, इसका कोई लीडर नहीं है, ये इनके ना नजरियाती कोई आपस में कंसेंसस है। इस सारी APC को लीड कौन करेगा? वो 70 साल के जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं और कैंसर सर्वाइवर हैं, जो भी कोरोना की वजह से बेचारे निकल नहीं सके थे, असेंबली के सेशन नहीं अटेंड कर सके, वो करेंगे? या जो लंदन में बैठे हुए बीमार हैं, जिनकी प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम है, डॉक्टर अजनान के मुताबिक 85% जिनकी दिमाग की शरियानें बंद है, 15% सिर्फ काम कर रही है, हार्ट का उनको प्रॉब्लम है, किडनी का उनको प्रॉब्लम है, और शदीद सेहत के इशू हैं, या वो करेंगे? शहबाज शरीफ तो हैं पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ कर सकते हैं, जो हमजा ये हम पूछेंगे वैसे चौधरी साहब से। वो तो बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, उम्र दराज है, 70 साल के बूढ़े, मैंने बताया, कैंसर सर्वाइवर है, वो तो बेचारे अगर उन बीमारी के डर से, कोरोना के खौफ से असेंबली नहीं आ सके, वो ये इस तरह की कैंपेन लीड करेंगे। तो या फिर वो जो अभी सियासत में जिनको आए हुए 1 साल हुआ है, उनकी ट्वीट के बकौल, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करी, उन्होंने खुद एक ट्वीट की कि मैं 1 साल हुआ सियासत में आया हूँ और भी टिफले मकसद हूँ के सियासत का, 1 साल में तो नहीं आ जाती, वो करेंगे इन सबको लीड। या जो रिटायर्ड है, जिनकी कोई एक बयान दूसरे से मिलता नहीं, जो आज खड़े रहते, जिनका नाम मौलाना फजल रहमान है, जिन्होंने एक बहुत जोर लगा के फ्लॉप शो। अच्छा, कमल साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा, खोसा साहब आप भी मौजूद रहेगा, चौधरी साहब मौजूद रहेगा। खोसा साहब से मैं सवाल करूंगा ब्रेक के बाद। खोसा साहब ये बताइएगा, अगर एक तहरीक चलाई जाती है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नुमाइंदगी कौन करेगा, उसको लीड कौन करेगा? ये कमल साहब ने एक अच्छा सवाल उठाया कि मुस्लिम लीग नून की भी कौन इस वक्त सरबराही करेगा अगर कोई तहरीक चलती है? चौधरी साहब से इसका जवाब लेंगे, खोसा साहब से इसका जवाब लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। और हुकूमत जिस चीज़ की इंक्वायरी करती है उसके कुछ दिन बाद उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। अज़राह मजाक एक बात है अक्सर सामने आती है कि जिस चीज़ के खिलाफ हुकूमत या फिर वज़ीर आज़म साहब इंक्वायरी करने का ऐलान करते हैं उसमें खुशी की लहर दौड़ जाती है कि चलें आप कीमतों में इजाफा हो जाएगा। हम चीनी की कीमत ले लें, हम आटे की कीमत ले लें, हम पेट्रोल माफिया की बात कर लें, हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन इसके खिलाफ अपोजिशन आवाज़ उठाती है, मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इसके खिलाफ सख्त आवाज़ उठाती है। लेकिन क्या वो आवाज़ सिर्फ ट्विटर की हद तक है? क्योंकि अमली तौर पर ज़मीनी हक़ाइक़ में ना बिलावल भुट्टो जरदारी किसी मुहिम को लीड करते हुए नजर आते हैं, ना मरीम नवाज लीड करते हुए नजर आती है, ना शहबाज शरीफ लीड करते हुए नजर आते हैं। और कमल साहब ने एक अच्छा सवाल उठाया कि अगर तहरीक चलती है तो उसको लीड कौन करेगा? मुस्लिम लीग नून की जानिब से कौन आएगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कौन आएगा? दानियल चौधरी साहब अपनी गुफ्तगू में कह रहे थे कि हमारे वर्कर्स भी मौजूद थे जब मौलाना फजल रहमान ने धरना दिया, लेकिन मौलाना फजल रहमान के धरने में पीपल्स पार्टी की कोई आला क़यादत नजर नहीं आई थी, मुस्लिम लीग नून की कोई आला क़यादत नजर नहीं आई थी। तो खोसा साहब, अगर कोई तहरीक चलती है इनसाइड पार्लियामेंट या फिर बाहर, तो कौन लीड करेगा उसको? बिलावल भुट्टो जरदारी लीड करेंगे? देखिए, पहले मैं ये वजाहत करता चलूं कि वो JUI की वो एक तहरीक थी और उन्हीं का वो धरना था और उन्होंने बड़ा पुरअमन तरीके से किया। हमने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने उनके साथ यकजहती का इजहार किया था। बिलावल चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब खुद उनके जलसे में जाके तकरीर की थी उन्होंने। हमारे जो कारकुनान थे जहाँ जहाँ से वो गुजरे थे उनके साथ शिराकत करके उनके साथ यकजहती का इजहार किया था। मगर ये जहन में रखिएगा कि वो कंबाइंड ऑपोजिशन की APP की वो कॉल खालिस्तान JUI की तहरीक, और इसलिए लेकिन अब अगर कोई तहरीक होती है तो उसकी क़यादत कौन करेगा? जी, उसकी क़यादत बिलावल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही करेंगे। और उधर से अगर उनको सेहत ने इजाज़त दी तो यकीनी बात है कि मोहतरम उनके अपने जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब वो करेंगे। और इसी तरह बाकी जमातें जो हमारे एलाइज हैं अपोजिशन में उनके भी सरबराहान करेंगे, या अगर बवजह लालत किसी वजह से ना कर सके
तो उनका सेकंड इन कमांड करेंगे। तो इसमें किसी को कोई शायबा नहीं होना चाहिए कि जहाँ तक APP का ताल्लुक है वो तय हो चुका, सिर्फ तारीख़ का तयन बाकी है। इस पर तमाम मुत्तफ़िक हैं कि जिस तरह से मुल्क की तबाही के दहाने पे ला के खड़ा कर दिया है इमरान खान को, अगर हमने अवाम के साथ यकजहती का इजहार न किया तो अवाम के साथ ये ज़्यादती होगी हमारी जानिब से भी। और फिर जो, क्योंकि अगर देखें जुल्म के ख़िलाफ़ कोई शख्स आवाज़ नहीं उठाता, तहर्रुक नहीं करता, तो वो भी जालिम और मजलूम में कोई फ़र्क नहीं रहता है। तो हम सर कोई तहरीक ज़ेरे गौर भी है, अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है तो आपकी तरफ से क्या तजवीज़ होगी? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहैसियत जमात के वाले से आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, एक तो हमने अवाम को जो है उनकी जान और माल की हिफाजत का भी हमने ध्यान करना है, जहन में रखना है। और कोरोना की वजह से हम यकीनन सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एक हल है। अब ये आप कहिएगा कि इमरान खान की गुड लक है कि हम जो है तहरीक उस तरह से लाखों का मजमा, जाहिर है कि हम नहीं चाहेंगे ये हो और कोरोना इस मुल्क में फैले और लोगों की जानें जो है इसमें वो लुक़मा अजल हों। तो यकीनी बात है कि अवाम की जान का हिफाजत करना वो अव्वलीन हमारे उसमें होगा जब हम इस चीज़ को मतमा नज़र इसको सामने रखेंगे। तो इसलिए इस डेलिकेट सिचुएशन में हमने अवाम की अजियत को और उनके कर्ब को बढ़ाना नहीं है, उसका इजाला करना है। तो यकीनी बात है कि जब भी कायदीन सारे मिलकर बैठेंगे तो वो उसका उसी को सामने रखते हुए लाहे अमल तैयार करेंगे। अब वो जो है कि लाखों की तादाद में मजमा आप इकट्ठा करें, ये देखिए मुमकिन नहीं है ऐसी सिचुएशन में। ये आप इमरान खान की या PTI की गुड लक समझे कि वो उनको लीज ऑफ लाइफ इस जानिब से मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर आप देखें जिस तरह आपने किया है, हर चीज़ की कीमतें जो है वो आसमान को छू रही हैं, लोगों की 10 तरफ से बाहर हैं। पेंशनर की पेंशन नहीं बढ़ाएगी, तनख्वाहदार की तनख्वाह नहीं बढ़ाएगी, उनका क्या हशर और हाल होगा। इसी तरह आपका इंडस्ट्री पूरी स्टैंड स्टिल है। इसी तरह आपका इन्फ्लेशन देखिएगा तो जो है अलामान उसका कोई यानी हिसाब ही नहीं है। आप बेरोजगारी देखें तो मसाइल बहुत है, मसाइल आपके पास जितनी लिस्ट होगी उससे ज्यादा मेरे पास लिस्ट होगी। अगर महंगाई की बात करेंगे, दूसरी चीजों की बात करेंगे, बहुत। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ऑप्शंस क्या है अपोजिशन के पास? तो चौधरी साहब से मैं जानना चाहूंगा। चौधरी साहब, ये बताइएगा अपोजिशन के पास ऑप्शंस क्या है? कोसा साहब कह रहे हैं लाखों का मजमा नहीं जमा करना चाहते। पहले सवाल तो ये बनता है कि क्या कर सकती है अपोजिशन? क्या इतनी कैपेबिलिटी है तमाम जमातों में कि लाखों का मजमा जमा कर ले? लेकिन कर सकती है, लेकिन नहीं कर रही। कोरोना का मामला ये एक अलग मैटर है। ऑप्शंस क्या है अपोजिशन के पास तमाम मसाइल को मद्देनजर रखते हुए? देखें जी, मैं पहले एक चीज़ की बात करूंगा कि मेरी बहन ने जिस तरह पहले मियां शहबाज शरीफ साहब की सेहत का मजाक उड़ाया, जिस तरह उन्होंने उनके कैंसर को, उनकी तमाम चीज़ों को बोला, ये सिर्फ मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। फ़िरौनियत वाली चीज़ें और ये चीज़ें, ये सब रब के हाथ में। और जब ऐसी बातें करते हैं तो सिर्फ दिमाग में इनकी तरीके और इनके पार्टीज़ की लीडर्स की फ़िरौनियत आती है। देखिए, ये इनका ज़र्फ़ है कि ऐसी बातें करते हैं, और हमारा ज़र्फ़ ये कि जब इनका लीडर गिरा तो हम इनकी अयादत करने के लिए, जब इनका लीडर गिरा तो हम इनकी अयादत करने के लिए उस कंटेनर पे गए और अपनी कैंपेन को डिले कर दिया, क्योंकि ये हमारा ज़र्फ था। लेकिन आगे इनकी जो बातें हैं, ये इनका अपना इनकी अपनी सियासत और इनका अपना ज़र्फ है, जिस तरह किसी चीज़ को भी ट्रीट करना चाहें। ऑपोजिशन की जहाँ तक बात है, देखिए, हम तब भी मौलाना फजल रहमान, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत नहीं थी। जिस कंटेनर के ऊपर हम खड़े हुए थे उसमें बिलावल भुट्टो हमारे साथ ही उसी कंटेनर पे और हमारी पार्टीज़ के लीडरान के साथ खड़े हुए थे, और उसी दिन और उसी टाइम पे। और उनकी जब ये कॉल की गई तो तब हम को अपनी का पूरा वादा साथ खड़े होने की इंडिया भी दिया। लेकिन जो ये चीज़ को समझते हैं और जानते हैं, और जो भी लोग मैटर करते हैं, उनको पता है कि जो आज हुकूमत को एक नई लाइफलाइन मिली, वो कोरोना ने इनको एक नई लाइफ। पीपल हु हैव डीप डेप्थ इन पॉलिटिक्स, उनको मेरी बात की बड़ी बेहतरी से समझ भी आ गई है कि मैंने क्या बात की है। और जहाँ तक देखिए आगे अपोजिशन का लाई अमल का ताल्लुक है, देखिए, हम फिर वही बात करेंगे कि हम अपोजिशन इनको सियासी शहीद नहीं बनने देगी। जो ये इनको आगे इनकी नलायकियाँ, इनकी इनकॉम्पिटेंस, और हर आने वाले दिन में जो डिज़ास्टर्स करते हैं, वो इनके अपने PIA के मिनिस्टर हों, इनके अपने एविएशन के मिनिस्टर हों जिनकी डिग्री से हो, और जो उन्होंने PIA का हाल कर दिया। जो बुज़दार साहब जो अपने एक इंटरव्यू में आने के लिए जिनको लिखे हुए सवाल दिए जाएँ और वो उसमें इंटरव्यू में पेश नहीं हो सकते और अपने भाग जाते हैं, तो इनकी जो इनकॉम्पिटेंस है तो हर आने वाले दिन में हम चाहते हैं एक्सपोज हो। और ये अपने ब्लंडर्स, अपनी चीज़ों से खुद गिरेंगे, ये अपने वजन से खुद गिरेंगे। और हम
ऑपोजिशन सिर्फ एक चीज चाहती है कि कल सियासी शहीद न नबासी साहब हो, वो शहबाज शरीफ साहब हो, वो ख्वाजा आसिफ हो, वो साद रफीक हो या कोई और लीडर हो, इसको इकट्ठा लीड करेगी। ख्वाजा आसिफ हो, वो साद रफीक हो या कोई और लीडर हो, इसको इकट्ठा लीड करेगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हुकूमत अपनी नाअहलियों से खुद गिरेगी। हमें इनको गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इनको धक्का नहीं देने पड़ेगी। ये पाकिस्तान की आवाम का फैसला किया है कि कोई तहरीक चलेगी तो वो रोड पे चलेगी, क्योंकि आप लीड करने की बात कराई। क्या इनसाइड द पार्लियामेंट होगा? क्योंकि हमेशा मैंने देखा है कि मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी कोई बात करती है तो कहती है कि हम इनसाइड हाउस या फिर इनसाइड हाउस हम एक चीज चेंज करना चाहते हैं या तब्दीली आनी चाहिए तो वो पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए, पार्लियामेंट के बाहर लेके ये जितनी भी एहतजाज करना या धरने देना। अभी आप तहरीक की जो बात कर रहे हैं उसके ऑप्शंस आपके पास क्या है जिसको लीड करने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल देखिए, ये जितनी भी ज्यादतियाँ कर लें, ये जितनी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें कर लें, ये जितनी भी अपोजिशन को अकाउंटेबिलिटी के नाम पे हरास कर लें और ये चाहे जितनी मर्जी बातें कर लें, देखिए हम अपनी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अंदर रहते हुए और जो जमहूरियत की तसलसल को बरकरार रखते हुए जो हमारे पास स्पेस है हम उसके अंदर खेलेंगे। हम किसी एम्पायर की उंगली का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम रात के कंटेनरों पर चढ़ के गालियाँ नहीं देंगे, हम अल्टीमेटम नहीं देंगे, हम ये नहीं कहेंगे सिविल नाफरमानी करो, हम ये नहीं कहेंगे अपने बिलों को आग लगा के इस मुल्क को जलाओ और गिराओ, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है। हम अपने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करते हुए या इन हाउस की बात करेंगे और या इनकी पूरी पार्टी को घर भेजने की करेंगे, और वो इसलिए करेंगे, सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि ये इस मुल्क को जिस पॉइंट पे ये लेके आ गए हैं, जिस फेलियर की तरफ लेके आ गए हैं, इकोनॉमिक डिजास्टर इतना बड़ा हो गया कि आज अगर हमने उसको कंट्रोल ना किया, अगर आज हमने कमाल ना किया, कमल साहब से लेते हैं। कमल साहब बताइएगा, अभी सर्वे हुआ, उस सर्वे में भी ये देखने को मिला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इतनी नहीं है, मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बढ़ रही है। महंगाई सामने है सबके, डॉलर महंगा हो रहा है, हर चीज की कीमतें बढ़ रही हैं। जिस कर एहतसाब की बात की जाती है, जिस शोबे की एहतसाब की बात की जाती है, सजा किसी को नहीं मिलती, लेकिन उस चीज की कीमतें आसमान को पहुंचने लगती है। मैं चीनी का जिक्र करूंगा, मैं आटे का जिक्र करूंगा, मैं पेट्रोल का जिक्र करूंगा। ये वो बुनियादी चीज है जो कि इमरान खान साहब अपनी तकारीर में धरने के दौरान या वैसे जो इतने जलसे करते थे उस दौरान ही कहते थे कि इन चीजों की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, कि इसका बराह रास्त ताल्लुक एक आम इंसान से होता है, लेकिन वो चीजें बढ़ रही हैं। सलमान, अब ये 3 लोगों के सवाल आते हैं, आपने मुझे जवाब अगर देने है तो मैं जवाब दूंगी, नहीं तो मैं चुप करके हंसती रहूंगी और आप लोगों को देखती रहूंगी कि आप आपस में लगे हुए हैं। तो मुझे टाइम आपने गारंटी करना है कि जो सवाल यहाँ किए गए, जो पॉलिटिकल अटैक हुए, मैंने आपको सवाल तो किया है अभी। सबसे पहले मैं मोहतरम है हमारे जी, सवाल तो आप करते हैं, जवाब भी देने दिया करें ना, जवाब लेने का टाइम दिया करें। बिल्कुल दें, उस वक्त ब्रेक का टाइम होता है, इसमें काटना पड़ा। कोरोना की वजह से इनको लाइफ लाइन मिली। अब इजाजत है जी, बोलूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। लतीफ खोसा साहब ने फरमाया कि बिलावल लीड करेंगे और कोरोना की वजह से जो है वो हुकूमत को बड़ा मौका मिल गया। तो मैं बड़ी अदब एहतराम से सिर्फ याद कराऊंगी कि पिछले साल मार्च में इन्हीं बिलावल साहब ने सिंध के अंदर अपनी टेरिटरी के अंदर जहां से ये जीते हुए बाकी सारी सीटें हार चुके हैं, पूरे मुल्क में ये 3 जगहों से खड़े हुए थे, एक सीट ये जीते हैं और अब नीचे वाली सीट भी अपनी हार चुके हैं। और सिंध के अंदर इनकी 12 साल से हुकूमत है और इन्हीं के वालिद साहब जो है वहाँ पे हर चीज को लीड करते रहे हैं। तो उसमें जो मार्च हुई थी वो मैंने भी देखी, आपने भी देखी, बहुत सारे चैनल्स ने कवर की, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वो कितनी सक्सेसफुल मार्च थी। तो वो ट्रेन मार्च के बाद उन्होंने हर चीज को खत्म करके वो घर बैठ गए थे। अच्छा, जो डिनर की बात दानियाल साहब कर रहे थे और बड़ी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात कर रहे थे, मैं समझती हूँ कि इनकी, पहले तो मैं एक क्लैरिफाई कर दूं कि मैं किसी को फिरौनियत से बताने की कोशिश नहीं कर रही थी, कि आपके अपने लोगों की स्टेटमेंट्स हैं जिसको मैंने सिर्फ कोट किया। और ये पूरी असेंबली के जो बजट का इजलास था उससे पहले वाला स्पेशल इजलास और अब तक यही बयान दिए जा रहे हैं जो मैंने आपको सिर्फ बताए हैं या रिएट्रेट किए हैं। उसमें अगर मैं बता रही हूँ तो आपको क्यों चिढ़ हो रही है? अगर तो ये रियलिटी है कि वो बुजुर्ग भी है, बूढ़े भी है, 70 साल के भी है माशाल्लाह, और कैंसर सर्वाइवर है, तो इसमें मुझे बताए क्या काउंट है? क्या ये रियलिटी नहीं है तो फिर से ये टॉन्ट बनता है? और जो डॉक्टर अदनान साहब की स्टेटमेंट की ट्वीट्स पढ़ी कहते हैं तो मैं निकाल के सामने रख देती हूँ, जिसमें उन्होंने इनकी नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में बयान दिए थे जिसकी वजह से वो बाहर गए हैं। तो मैंने कौन सा ऐसी इनके शान में गुस्ताखी की है? दूसरा, इन्होंने कहा जी बड़े डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है,
तो मैं बड़ी अदब से कहूंगी कि वाकई इनकी जितनी भी लीडरशिप पुरानी है वो वाकई सारे अब रिटायरमेंट एज पे आगे, इनके इन जैसे लोगों को आगे आने दें जिन्हें शायद डेमोक्रेसी के नॉर्म्स का थोड़ा पता है। जो बातें ये करे वो राना सनाउल्लाह और ख्वाजा ये क्या कहते हैं एसर इकबाल साहब नहीं कर रहे, वो और किस्म के बयान दे रहे हैं। वो इस कोरोना के माहौल में दोबारा इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, जबकि मकान इनके के इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है, मगर मैं उसके बारे में भी अभी आपको फिगर्स दूंगी। इन्होंने कहा जी कोरोना ने आपको लाइफलाइन दी, इसलिए दी है कि आपकी जो ये इस किस्म की जितनी लीडरशिप है ये कोरोना पर सियासत करना चाह रहे थे। इनके दिल में बहुत अरमान थे कि खुदा न खास्ता जिसका यूके में यूएस में बाकी जगहों पर तबाही मची हुई है और खुदा न खास्ता जहाँ मौत की शरह बहुत ज्यादा है वहाँ पाकिस्तान में भी यही होगा तो हम सारा मंड देंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के सर पे और ढोल बजाएंगे। हुआ नहीं वो इनके मकासद के मुताबिक, तो वाकई कोरोना ने हमें लाइफलाइन दी है। दूसरा, आपने इकोनॉमी की बहुत ज्यादा बात की कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं सिर्फ याद करा दूं पैंडेमिक का मतलब ये होता है कि पूरे दुनिया में आई हुई है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आई हुई है। IMF की रिपोर्ट क्या कह रही है, वर्ल्ड बैंक क्या प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, प्रोजेक्शंस क्या दे रही है, नेगेटिव ग्रोथ बता रहे, ग्लोबल रिसेशन में इस वक्त इकोनॉमी है। आप शायद सिर्फ पाकिस्तान को आइसोलेशन में देखते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में ग्लोबल रिसेशन आया हुआ है, -12.8 जो है वो जारी है जनाब आपकी। ये रिसेशन की जो आपने बात की पूरी दुनिया में आया हुआ है, मैं इसको तस्लीम करता हूं, लेकिन इसका दौरानी भी मुझे बताइएगा कमल साहब, दौरानी बताएगा पिछले 3 महीने, पिछले 4 महीने, मैं कैसे बता सकती हूँ? इससे पुराना तो नहीं होगा ना? मैं आपको कैसे रिसेशन का दौरानिया बता सकती हूँ? रिसेशन के एक मिनट जरा सलमान, मुझे आप एक इकोनॉमी के ऊपर एक सवाल इनसे पूछने थे प्लीज, सिर्फ एक सवाल। मैं चौधरी साहब आपकी तरफ आऊंगा, पहले मैं जरा कमल साहब की तरफ गुफ्तगू सुनूं। आपकी तरफ रिसेशन का जो जी जी बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। 7 इयर्स के होते हैं, तो आप मुझसे कैसे पूछ रहे हैं? मुझे क्या पता है कि कोरोना कब दुनिया से जा रहा है, कब इसकी वैक्सीन तैयार हो रही है? मैं तो आपको कोई टाइम पीरियड नहीं बता सकती। हाँ ये जरूर बता सकती हूँ कि इंपीरियल की जिस स्टडी को बिलावल साहब कोट करते थे, आज वही कह रही है कि पाकिस्तान ने बड़े अच्छे मेयर्स दिए और पाकिस्तान एशिया में नेक्स्ट उस पे आ गया जिसमें ये इन्फेक्शन रेट फैल रहा है। अच्छा, सेकंड मैं आपको जो बात करनी चाह रही थी, आज आपकी स्टॉक मार्केट 36,000 पॉइंट्स बढ़ी है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पिछले 6 सालों में 60 करोड़ का बिजनेस फर्स्ट टाइम हुआ है शेयर मार्केट में। अच्छा, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, उठाए नजाब साहब ने आपको बताया सीमेंट आपका फिलीपीन खरीद रहा है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपने इस पैंडेमिक के दौरान पाकिस्तान 7 ग्रुपों में शामिल हो गया जो वेंटिलेटर्स बना रहे हैं, 100 तक आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। आपने PPEs एक्सपोर्ट करने शुरू किए, आपने मास्क एक्सपोर्ट करने शुरू किए, एडवर्सिटी में से अपॉर्चुनिटी निकाली है। जो हेल्थ सिस्टम आपका ब्रोकन था जिसपे ये सारी और काम नहीं कर सके, वो 4 महीनों में हमने किया। आज पाकिस्तान तरीके से हमने कमल साहब, मैं इकोनॉमी का इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, आपकी हुकूमत आए हुए कितना टाइम हो गया? उस दौरान कुछ एक चीज की कीमत बता दें मुझे जो कि कम हुई है, और ना ऐसा भी नहीं है कि इमरान खान साहब ने ऐसा नहीं कहा था कि इन चीजों की कीमत बढ़ेगी तो इकोनॉमिक बेहतर होगी, इकोनॉमी बेहतर होगी, इन चीजें के कम करेंगे। मेरे पास एक स्पीच है, उस स्पीच में इमरान खान साहब कह रहे हैं अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के मुझे इकोनॉमी बेहतर करनी है तो फिर फायदा क्या? जी 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 कर सकते हैं तो नहीं है, आप सवाल करेंगे, आप कंक्लूजन नहीं देंगे। हमारी अगर परफॉर्मेंस आपने पूछनी है तो हम अपनी जो पहले हमें जिस पर आवाम ने इलेक्ट किया है 5 साल के लिए किया है, हम जिस वक्त इलेक्शन में जाएंगे तब आपको जवाब दे होंगे। अभी से आप कैसे कहेंगे ये कहते थे तो यूं नहीं हुआ, ये कहते थे, हम तो लगे हुए हमारी जो मैसेज उन्होंने क्रिएट किया उसको। मैं कंक्लूजन पहली बात दे नहीं रहा, मैं आपसे सिर्फ सवाल कर रहा हूं जो कि मेरा काम है, मैं आपसे सवाल कर सकता हूं और उसी लिए मैं यहाँ पे बैठा हूं। मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूं कि किसी ऐसी चीज, मैं आपको बता रहा हूं ना, अद्वियात, पेट्रोल, आटा, चीनी, अशिया खुरनोश, दाल, गोश्त, ये वो चीजें हैं जो कि आम इंसान इस्तेमाल करता है। मैं इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, कितनी दरामदाद बढ़ी है, बरामदाद कम हुई है, मैं सब इन चीजों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इन चीजों की बात कर रहा हूं। मेडिसिन हर घर में बूढ़ा है वो इस्तेमाल करता है, आटा इस्तेमाल करता है। सलमान साहब, मैं इधर पाकिस्तान में रहती हूँ, अपनी जेब से सारी चीजें अरेंज करती हूँ और खाती हूँ। मैं कोई जुपिटर से नहीं आई हुई हूँ आपका प्रोग्राम अटेंड करने। मैं गैस भी खरीदती हूँ, मैं आटा भी खरीदती हूँ, मैं सब कुछ खरीदती हूँ, मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, तो इसलिए मेरा जवाब तो ले लीजिए। आप 12 रुपए आप जवाब दी इतना तो मैंने आपको टाइम दिया है, मैंने आपका कब जवाब काटा है? आप मुझे कह नहीं कि मैं कंक्लूजन ना करूं। सवाल भी तो 50 कर लिए, सवाल आपने 50 किए, जवाब भी ले लें। वजीर आजम जिस चीज का नोटिस लेते हैं उसका नोटिस लिया क्यों जा रहा है? जहाँ मकसद घुसा है और जहाँ से आपकी
प्रॉफिट मेकिंग हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, एक्सपोर्ट होती नहीं थी, अगर उसका नहीं लेंगे और उस सिस्टम को फिक्स नहीं करेंगे तो कैसे आगे मामला चलेंगे? या तो आप मान लें कि उसी तरह चलाते रहते हैं हम भी, फिर हमें क्या जरूरत है हमें सारे गन को खोल के निकाले? मुझे बता दें 12 सालों में मुद्दा कमीशन की रिपोर्ट तो आई नहीं, शुगर माफिया की रिपोर्ट आ गई है, इसलिए अब उसकी कोई मैनेजमेंट ही नहीं रह गई है। ये जिस शुगर माफिया की कमीशन की जो रिपोर्ट सामने आई है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है कमल साहिबा? साहब ने करनी है, आइन में तरमीम करे, कोई ऐसा बैठे बताए मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल वजीर आजम का लोगों को एहसास करने के लिए उनको लटकाने का, आपकी अदालतों में करना, आपके न्याय में केसेस भेज दिए, आप वो चलाएंगे और बुलाएंगे और हाजिर करेंगे, या तो आप हमें जवाब देते बता रहे एमएलए एमपी लोगों को बिठा के निकल मारे। जहांगीर तरीन साहब बाहर कैसे चले गए अगर उनका नाम था जीआईटी की रिपोर्ट में, जो कि चीनी कमीशन रिपोर्ट के हवाले से थी? एक मिनट एहसन साहब, एक मिनट। जहांगीर तरीन साहब को पाकिस्तान की इस सवाल को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ कमल साहब, आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा, मेरे पास टाइम है, मैं इस सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूँ। इमरान खान साहब ने क्या अपनी स्पीचेस में ये नहीं कहा था कि जिस पे इल्जाम लगता है वो खुद अदालत में पेश हो, अपने आप को बेगुनाह साबित करे? जीआईटी में नाम था, अब आप इसका जवाब दीजिए। इमरान खान साहब ने खुद जो किया है, इमरान खान साहब कहते थे वो करके दिखाया उन्होंने, वो खुद भी गए हैं, उन्होंने अपनी सारी लीड दी है। जिस दिन जहांगीर तरीन साहब को बुलाएगी न्याय की कोर्ट या दूसरी कोर्ट, अगर वो नहीं आएंगे तो गुजारा डिक्लेयर होगी, उनकी यहाँ पे पड़ी हुई है जितनी जायदाद सारी कॉन्फिस्केट होगी, उनको भी गुजारा डिक्लेयर किया जाएगा जैसे साहबा को किया हुआ है, जिस तरह अली इमरान को करना चाहिए और जिस तरह बाकी को किया हुआ है। बात आ रही है कि आप पूछने लतीफ प्रोफेसर साहब बहुत एक्सपर्ट लॉयर है, इनकी बहुत रिस्पेक्ट करके मुझे बता दें कि जो इस तरह की फोरेंसिक रिपोर्ट आती है उसमें किसी को आप मुजरिम या मुलजिम बाइंडिंग करते हैं, या जब आपकी कोर्ट्स कॉम्पिटेंट फोरम्स उनको आप तो कहते हैं ना माजी की हुकूमतों की वजह से पाकिस्तान का भी ये हाल है, तो माजी की हुकूमतों का आप मिसाल क्यों दे रही हैं? मैं तो कह रहा हूं आप कह रही ना उनकी वजह से पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है कि उन्होंने 20-20 साल हुकूमत की, एक ने 34-34 साल हुकूमत की, उनकी वजह से ना। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपने कहा कि इमरान खान से जो कहा वो करके दिखाया, बिल्कुल उन्होंने कमीशन की रिपोर्ट बिल्कुल आवाम के सामने रख दी, नाम सामने आ गए, जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई हुई। बस इतना सा सवाल है, टाइम भी कम है, बस इसका प्रिसाइजली इसका जवाब दीजिएगा। आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रोल होता है, जहांगीर तरीन का नाम इमरान खान अच्छा की ऑर्डर की हुई इंक्वायरी में ही आया, कोई जरदारी साहब ने या नवाज शरीफ साहब ने नहीं दिया है। अब वो भेज दिए केसेस जहाँ पे वो जिसको बुलाएंगे, जहांगीर तरीन को बुलाएंगे, शहबाज शरीफ को बुलाएंगे, नवाज शरीफ को बुलाएंगे और उन्हें ग्रुप वालों को बुलाएंगे, उल्टा लटकाए सीधा लटकाए। ये काम कोर्ट का है, हमारा काम जो था हमने करके दे दिया है और हमारे इसी काम पे क्रेडिट मिलना चाहिए कि हमने ना अपना बेकार काम किया था। रिपोर्ट सामने लाना, बस मैं बस पूछना चाह रहा हूँ आपसे। और आप मेरी बात समझने को तैयार नहीं हो रहे हैं। चले, अब वो मेरे दीगर गेस्ट भी हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कोसर जो वादा किया था आपको लग रहा है पूरा कर दिया उन्होंने? अब वो उल्टा लटकाएं सीधा लटकाएं, ये वाली उन्होंने बात की कि जो वादा किया था रिपोर्ट सामने लाने का, वो रिपोर्ट सामने लिया है, नाम सामने लेकर आ गए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशंस की वजह से, जो उसकी पाबंदी की वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। आप इत्तेफाक करते हैं, फिर मैं चौधरी साहब की तरफ जानूंगा, प्रिसाइजली जरा जल्दी। देखिए मेरा वक्त भी कमल बीबी को दे दे मेरे ख्याल में। मुझे कमल साहिबा आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है, आपने क्या कहा है मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाह रहा हूँ, फिर मैं लास्ट कमेंट्स लूंगा, बताइएगा आप जरा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम कार्रवाई नहीं कर सकते, मैंने आपको ये कहा है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ये बाइंडिंग करता है कि ये कॉम्पिटेंट फोरम्स पे भेजना जो हमने भेज दिया, अब वो कार्रवाई करेंगे और हमारा काम अच्छा भेज दिया करके दे दिया, वो कार्रवाई करेंगे, ठीक है। कोसर साहब इन्होंने भेज दिया ना उनको, जिनको कार्रवाई करनी है, नाम सामने आ गया, रिपोर्ट सामने लिया है, अब उनको भेज दिया जिनको कार्रवाई करनी है। वो कार्रवाई अगर करेंगे तब भी अच्छा, नहीं करेंगे तब भी इनका कोई मसला नहीं है। आप इत्तेफाक करते हैं? अब तो सही कहा ना कमल साहब मैंने? लेकिन कार्रवाई तो सीधी सीधी है। इमरान खान साहब ने वहाँ कैबिनेट में एक डिसीजन की, ईसीसी को अप्रूव किया, उन्होंने कहा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए, उन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। उन्होंने जो है ये उनके वज़ीर आला जो पंजाब है माशाल्लाह, जो इमरान जो वसीम अकरम प्लस है, उन्होंने सब्सिडी दी, इसके बावजूद के सब्सिडी को माने थी।
तो ये तो पहले तो वफाक जाए, इमरान खान साहब इसकी जद में आते हैं, उसके बाद मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब उसकी जद में आते हैं, फिर उनके ATM और मोतमद ख़ास तरीन साहब आते हैं उसकी जद में, जिनको बाहर भेज दिया है। फिर उनके जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले जो वज़ीर और उनके जो मशीर और स्पेशल असिस्टेंट जो माशाल्लाह बैठे हैं, जिनसे बार बार वो कह रहे हैं कि ज़रा अपनी असनाद भी आप बताइएगा कि आप क्या ड्यूल नेशनल हैं या नहीं है, और आप अपने एसेट की टाइम की किल्लत है। मैं दानियल साहब से भी की तरफ 30 सेकंड है मेरे पास वाली है 1 महीना। दानियल साहब लास्ट कमेंट्स आपके, लेकिन प्रिसाइजली देखें जी, मैं इनकी तमाम अपनी बहन की तकरीर के ऊपर एक चीज़ बोलूँगा कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा कि जिस तरह माशाल्लाह ये बैठे हैं आपके सामने अंजाम है मईशत का भी, आपके सामने जो मईशत का, मुल्क का, इकॉनमी का, इस मुल्क में हर चीज़ का जो हाल कर दिया, और आगे आने वाले दिनों में हम इनसे यही उम्मीद रख सकते हैं। सर टाइम की किल्लत है, लेकिन बड़ी दिलचस्प लोगों से रही और मैं चाह रहा था कि इसको मजीद बढ़ा सकूं, लेकिन जाहिर सी बात है टाइम की किल्लत है, प्रोग्राम मुझे क्लोज करना होगा। कमल साहब बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब नुमाइंदगी करी थी। लतीफ़ खोसा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और दानियल चौधरी साहब आपने भी हमें ज्वाइन किया था, आपका भी बहुत शुक्रिया। देखना यह है कि अपोजिशन अब क्या हिकमत अमली बनाती है हुकूमत के खिलाफ। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, अपने मेजबान सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।